हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है सब बढ़िया होगा आप लोगों का। बढ़िया प्रिपरेशन भी चल रहा होगा आप लोगों का। तो चलो आज नेक्स्ट लेक्चर फिर कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को सीक्वेंस सीरीज का लास्ट लेक्चर जो मैंने दिया था वो डाउट सेशन 1 था। सीक्वेंस सीरीज का डाउट सेशन 1, उसमें मैंने क्या क्या डिस्कस किया था। तो एजीपी के क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को लास्ट 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 क्लास में दिए थे वो डिस्कस किया था, और जो एचपी और एचएम बेस्ड क्वेश्चन दिया था वो डिस्कस किया। उम्मीद है सबने लेक्चर देख लिया होगा। जो मैंने बताया होगा उसको देख करके ढंग से, जो नहीं बना होगा वो आपने खुद से सॉल्व कर लिया होगा। जैसा मैंने आप लोगों को एक नहीं लगभग 2-3 बार सजेशन दिया था कि कोशिश कीजिए जो क्वेश्चन आपने एक बार देख लिया, जो मैंने सॉल्यूशन दिया है उसको फिर से बनाने की कोशिश कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और प्रॉब्लम आपसे आसानी से सॉल्व हो। तो ये तो चलो बात हो गई जो आपने कर लिया है। अब आ जाते हैं कि आज क्या करना है। तो आज का भी सेशन, जो अभी का सेशन भी है वो डाउट सेशन का ही है। पहले मैं आपको एजीपी तक के जो असाइनमेंट, जो पहला असाइनमेंट जो मैंने शेयर कर रखा था, अराउंड 80 क्वेश्चन का असाइनमेंट है, उस असाइनमेंट में मैं उसके डाउट्स को मैं पूरी तरह से सोच रहा हूँ कि यूट्यूब के चैनल में आपको डिस्कस कर दूं, और उसका जो बचा कुचा कुछ क्वेश्चन होगा, और जो एक और असाइनमेंट आप लोगों को दिया उसमें से कुछ अच्छे और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को मैं डाउट सेशन में कवर कर दूंगा। वो फाइनली डिस्कस करूंगा जब पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा, तब 1 से 2 डाउट सेशन में उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो ज्यादा डाउटफुल क्वेश्चन होंगे, जिसमें ज्यादा चांसेस होंगे, ज्यादा डाउट आएंगे, तो उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूंगा। तो वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले फर्स्ट असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन अभी लेक्चर के दौरान ही इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट कर देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं क्या क्या करूंगा, चलो देखता हूँ। चलो सबसे पहले, आपको दिख रहा है, देखना असाइनमेंट सबके पास है, इसको शेयर करने की जरूरत तो है नहीं। ये असाइनमेंट की मैंने बात कर रहा हूँ, ये वाले असाइनमेंट की दिख रहा है, ठीक है। तो इस असाइनमेंट में सबसे पहले तो मैं एपी की बात करता हूँ। दिख रहा होगा ये असाइनमेंट मैंने आप लोगों को शेयर किया था, उम्मीद है सब बनाए भी है। तो चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस की मैं बात करता हूँ। बहुत हद तक जो क्वेश्चन बनाने लायक होगा उसको मैं कंप्लीट सॉल्व करूंगा, नहीं तो आपको हिंट देके आपको मैं क्वेश्चंस को स्किप कर जाऊंगा, और उसके बाद आप उस हिंट का यूज करके प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलो देखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूँ तो 1 तो आप बन ही जाएगा। जनरल टर्म दिया हुआ ए एन, तो एन इक्वल टू इवन के लिए एन इंटू एन प्लस 2 है, ऑड के लिए 4n/n² + 1। तो 18 टर्म्स, तो 18 इज एन इवन टर्म, तो इवन के लिए पहला वाला सीक्वेंस फॉलो होगा और 25 के लिए दूसरा सीक्वेंस फॉलो होगा। तो इस तरह से आप पुट कर सकते हो। तो पहला तो बन ही जाएगा। क्या तो दूसरे की बात करें, इन एन एपी थर्ड टर्म इज 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म एंड द सिक्स टर्म इज 17, फाइंड द सीरीज। आई डोंट थिंक कि ये प्रॉब्लम तुम लोग से नहीं बनेगा। सबसे बेसिक प्रॉब्लम में मैं अभी डिस्कस करूंगा तो कहीं ना कहीं टाइम वेस्टेज हो जाएगा। तो कुछ डाउट्स इससे भी आया, इसलिए मैं हिंट दे देता हूँ इससे कि आपको इसमें कोई दिक्कत ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाता है, तो क्या दिया हुआ है, इन एन एपी थर्ड टर्म इज 4 टाइम्स द फर्स्ट टर्म, तो T3 इक्वल टू 4 टाइम ऑफ T1, ये गिवन है, एंड T6 इक्वल टू 7 एंड T6 इक्वल टू क्या गिवन है, T6 इक्वल टू 17। तो सबसे पहले हमने माना लेट फर्स्ट टर्म, लेट T1 इक्वल टू हमने A मान लिया, एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या मान लेते हैं, D। तो कौन सा वेरिएबल हमने माना है, वी हैव 2 वेरिएबल जिसको हमें कैलकुलेट करना था। दोनों वेरिएबल में कौन कौन से वेरिएबल है, तो पहला वेरिएबल ए हो गया और दूसरा वेरिएबल क्या हो गया, डी। तो 2 इक्वेशन जनरेट करना होगा, तो काफी आसान है बेटा। देखो फर्स्ट से, तो यूजिंग T3 नाउ, फ्रॉम फर्स्ट T3 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 टाइम्स ऑफ T1। तो T3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस ट्वाइस D इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ A, because first term is A. This is the first relation, and दूसरा क्या दिया हुआ, T6 इक्वल टू 17। A को ब्रैकेट हटा देता हूँ, ब्रैकेट लाने की जरूरत नहीं। तो दैट इम्प्लाइज क्या दिया, A प्लस 5D इक्वल टू क्या दिया, 17। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 and 2 A और D नहीं सॉल्व कर लोगे, आई थिंक आपसे ये प्रॉब्लम बन जाएगा। फ्रॉम 1 and 2 यू कैन इजिली सॉल्व एंड यू कैन इजिली फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D। ये तो हो गया। अब चलो मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, आगे देखता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी ऑलमोस्ट 7 सेम है। थर्ड टर्म दिया हुआ है, 7 टर्म दिया हुआ है, तो सम ऑफ 17 टर्म्स पूछ रहा है। तो 2 वेरिएबल मानना है, ए और डी। थर्ड टर्म से एक रिलेशन ए और डी में आ जाएगा, 7 टर्म से एक रिलेशन ए एंड डी में आ जाएगा। ए और डी सॉल्व कर दोगे तो सम ऑफ एन टर्म्स नहीं आ जाएगा, तो एन की वैल्यू सम ऑफ 30 टर्म्स दिया हुआ, सम ऑफ 17 टर्म्स दिया हुआ है।
तो 17 टर्म्स का समेशन निकालना है तो दो ही वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ट्वाइस ए प्लस n-1 इंटू डी। तो n तो है 17, ए और डी आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व। तो मीटर बन जाएगा। तो थर्ड हो गया, फोर्थ भी हो जाएगा, समेशन 66 है। तो चलो ये सब तो सिंपल है, बना लिए हो गए। अगर इसमें भी डाउट है तो मेरी मेरी ये सलाह आप लोगों को है कि अगर मैं बता रहा हूँ, बहुत सारा डाउट मेरे पास आने लगा, कुछ ऐसा नहीं कि सबका हो, 10% ऐसे क्राउड है जो मेरे पास हर छोटे छोटे क्वेश्चन को पूछ रहे थे। तो मेरी मजबूरी हो गई कि मैं इन सभी क्वेश्चन को एक बार आपको डील कर दूं यूट्यूब पे। फिर भी बहुत लोग, मैक्सिमम लोगों ने बना लिया है, मैं कहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं बनाया, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं बनाया है। तो उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपने बेसिक्स में जो मैंने बताया उसको अगर ईमानदारी से किया होता तो ये प्रॉब्लम आपको नहीं आती। तो जिससे अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी फिर से एक बार उसको एडवाइस है कि प्लीज, मैंने आपको एक एक लेक्चर में खाली सिस्टमेटिक वे में थ्योरी के साथ प्रॉब्लम डिस्कशन किए हैं। बेटा आप लोग उसको ढंग से एक बार बना जाइए। हमने अपने तरफ से कोशिश किया, आपको आपके लिए जितना हो सका एफर्ट लगाया, आप एक बार कीजिए, ये मेरी गारंटी है। इतना दिन का मैं बोल रहा हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें जितना हो सकता है मैक्सिमम कोशिश करता हूँ कि आपको दे दूं, कि आपको हमारा हेल्प दोबारा ना पड़े। एक बार बना लो भाई, कदू का क्वेश्चन, चलो 100% को परफेक्ट नहीं होता, पर बहुत ही कम से कम हेल्प में आप बनाओ। मतलब एक बार लेक्चर देखने के बाद आप कॉन्फिडेंस आपका खुद इतना ऑटोमेटिक हाई हो जाए कि दूसरा आपको मेरी हेल्प की जरूरत ना पड़े। तो जो मैं चाह रहा हूँ, जिसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कम, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन का मोड है, मैक्सिमम मैं लेक्चर के थ्रू ही दे देता हूँ। तो आपको जो दिया जा रहा है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए और ईमानदारी से वर्क कीजिए, प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखना, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 1000 दैट आर डिविजिबल बाय 7। 100 और 1000 के बीच में डिविजिबल बाय 7 है, कितने नंबर होंगे? और और पहला है डिविजिबल बाय 7 और दूसरा है नॉट डिविजिबल बाय 7। पहले डिविजिबल बाय 7 में पहला नंबर कौन सा होगा जो 107 से डिविजिबल होगा? 100 से बड़ा, 100 से जस्ट छोटा नंबर जो होता है 100 से कौन कौन डिविजिबल होता है? 98 होता है। तो जस्ट 100 से बड़ा कौन सा नंबर होगा? तो पहला नंबर जो 5 का जो फर्स्ट नंबर जो स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 105 से। दिस इज द फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन 100 विच इज डिविजिबल बाय 7। बिकॉज इतना तो आप समझ, इतना टेबल आपको आता है, 15 into 7 क्या होता है? 105। नेक्स्ट क्या होगा? 1112। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? 119। तो डॉट डॉट डॉट, ये लास्ट 1000 या 1000 से पहले, तो 1000 को आप डिवाइड करो तो 1000 मतलब क्या हुआ? 7 into 1 7, 2 हो गया, 7 3 और फिर 1 आ गया, 7 1 7 2 गया। मतलब इजिली आप 142 से डिविजिबल, 142। तो यही है, तो आप आसानी से देख सकते हो, टोटल नंबर काउंट दिखा सकते हो। तो ये 7 से डिविजिबल आ गया। इसके बाद वाला क्वेश्चन नॉट डिविजिबल है 7। तो 1000 और 1000 के बीच टोटल नंबर काउंटेड तो है ही, उसमें डिविजिबल बाय 7 के नंबर को हटा दोगे तो जो बच जाएगा वो नॉट डिविजिबल बाय 7 होगा। तो बना लीजिएगा इसको, इसमें और कुछ करने के लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। देखो अब देखो, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते चलो, मैं फटाफट हिंट दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 देखो क्या दिया, फाइंड द सम ऑफ ऑल दोज इंटीजर्स बिटवीन 100 and 800 each of which is division by 16 leaves remainder 7। रिमाइंडर 7 मतलब 7 रिमाइंडर होगा। तो पहला नंबर कौन सा होगा जो 100 से बड़ा होगा और 7 रिमाइंडर होगा? आप ये सोचो कि कौन नंबर होगा जो 7 रिमाइंडर देगा। ठीक है, तो आप सोचो क्या होगा। तो सिंपली ये देखो कि सबसे पहले 100 से पहले 16 को देखो, तो 16 into 6 क्या होगा? 96। तो 16 into 7 क्या होगा? 112। तो पहला नंबर 100 से बाद जो होता है वो डिविजिबल बाय 7 जो होता है, दैट इज 112। ठीक है, 107। 7 रिमाइंडर की बात कर रहा है, तो 112 से बड़ा ही वो नंबर होगा जो 7 से, जो 16 से डिवाइड होगा। तो क्लियर है, 7 रिमाइंडर की बात करते हैं। तो पहला नंबर जो 116 से डिविजिबल 100 क्या है? 112। तो 7 रिमाइंडर होगा तो 112 प्लस 7, तो पहला नंबर होगा 119। ठीक है, दूसरा नंबर अब देख लो, बस कुछ नहीं करना है, 7 रिमाइंडर देना, तो 16 ऐड करते चलो 130 पे। इतना नंबर थोड़ी आता होगा, इसको 16 ऐड कर दो तो 151। अब चेक करके देख लो, 16 16 6 96 7 112 8 128। तो 7 रिमाइंडर इसमें आया, सिमिलरली इसमें 7 रिमाइंडर आया। तो डॉट 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 यही सीक्वेंस आता जाता है 100 से बड़ा में जो 7 रिमाइंडर दे रहा है। तो 800 से छोटा नंबर बोल रहा है, बिटवीन 100 to 800। तो 800 इज डिविजिबल बाय 16। 800 से जस्ट छोटा नंबर जो डिविजिबल बाय 16 होगा क्या होगा? 8
784 इज डिविजिबल बाय 16। तो 784 अगर डिविजिबल बाय 16 होगा तो 7 रिमाइंडर होने के लिए उसमें जस्ट +7 कर देते हैं। तो लास्ट नंबर इज 784 + 7 दैट इज 791। तो दिस इज द सीक्वेंस जिसमें हमको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करना है। तो बस यहाँ वही बात है, ये फिर से एपी है, इसको एन मान लिए तो क्या होगा 791 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू डी। डी क्या है आपका 16, एन आपका इजीली डिसाइड हो जाए। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, आप समझ रहे होगे मेरी बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलो ये तो बात हो गई। आप एक बार फिर से कंफर्म कर लो क्या ये, अगर आपको दिमाग में ये आएगा कि ये डिविजिबल है कि नहीं 791, तो लास्ट नंबर जो तो 800 डिविजिबल है 16 से, तो उससे पहले क्या होगा 784 होगा, -16 कर दिए। 784 डिविजिबल है 16 तो 7 रिमाइंडर होगा तो उसमें 7 ऐड कर दो तो 791। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 क्या दिया हुआ बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 35 टर्म्स ऑफ द सीरीज whose pth टर्म इज p by 7 + 2। मतलब टीपी इक्वल टू गिवन है, क्या दिया हुआ है p by 7 + 2, दिस इज p। इसका 35 टर्म्स का समेशन बोल रहा है, तो कुछ दिक्कत नहीं है बेटा। इसमें सबसे पहले p = 1 निकालो, ये जनरल टर्म इसको बोलते हैं। तो पहला टर्म के लिए p = 1 किया तो t1 = क्या हो गया 1/7 + 2। सिमिलरली T2 = क्या आ गया 2/7 + 2। सिमिलरली T3 = क्या आ गया 3/7 + 2। तो आप गौर से देखो, सबसे पहले अब नाउ सीक्वेंस देखते हैं। तो पहला टर्म हो गया 1/7 + 2, दूसरा हो गया 2/7 + 2, तीसरा हो गया 3/7 + 2 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया। तो आपका 35 टर्म्स तक का बोला है ना, तो जो भी होगा तो 35/7 + 2। तो आप गौर से देखो ये सीक्वेंस एपी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1/7, यहाँ भी आ गया 1/7 डॉट डॉट, मतलब सीक्वेंस किसमें है एपी में है। तो आप S35 नहीं निकाल सकते, S35 इक्वल टू सबको समेशन कर देंगे। तो देखो 2 2 2 सबको दो पार्ट में कर देते हैं, 2 + 2 + 2 35 टाइम्स, 2 + 2 + 2 डॉट 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 कितना टाइम्स 2। तो ये कितनी बार आ गया, दिस इज 35 टाइम्स 35 टाइम्स। और प्लस क्या हो गया दूसरा 1/7 + 2/7 + 3/7 डॉट 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 कहाँ पे 35/7। तो ये आप आसानी से कैलकुलेट कर लोगे यूजिंग सिंपल फॉर्मूला ऑफ एपी। तो उम्मीद है कि ये भी आप बना लोगे, दिख रहा है आपको। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। उम्मीद है आपको पॉइंट क्लियर होगा, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो चलो ठीक है, चल मिटाता हूँ। चलो अब आगे के कुछ डाउट्स को मैं फिर से देखता हूँ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले लिए होंगे, सिंपल है, ठीक है ना। चल अब आते हैं नेक्स्ट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब आ जाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इस तरह क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन 9 भी इस तरह क्वेश्चन क्लास में डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, सब ऑलमोस्ट सारा तरह का प्रॉब्लम आपको क्लास में डिस्कस कर रखा है। अब ये नहीं कहना कि सर क्लास में डिस्कस कर रखा है वो और बता दीजिए। अगर आपको उसमें कहीं कंफ्यूजन है तो उसको पूछिए, बनाना आपको एग्जामिनेशन आपको देना, ना कि हमें। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उस प्रॉब्लम को रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सॉल्व करें। डाउट है तो हमसे पूछें, पर आपको जो बताया गया उसको ईमानदारी से देखें, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो इतना तो आप मेरी बात मान सकते हो। चलो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ये भी एक बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम आता है, अगर किसी से नहीं बना है तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन 11 में, द pth term of an AP is a and qth term is B, prove that sum of its p plus q term is इतना। तो बहुत ही सिंपल तो है, TP = A दिया हुआ है, TQ = B दिया हुआ है, तो सम ऑफ P plus Q टर्म। तो देखो क्या दिक्कत है, यहाँ भी तो वही चीज है, मैं हिंट दे रहा हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो क्या दिया हुआ है कि TP = A, TP मतलब pth टर्म = A, ठीक है। TQ क्या दिया हुआ है B, TQ TQ B दिया हुआ। तो सबसे पहले हमने माना लेट फर्स्ट टर्म P1 = A1 मान लिया,
कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया, डी मान लिया। ए को क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस बी माइनस वन इंटू डी, और इसको क्या लिख सकते हैं, A1 प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, A1 प्लस क्यू माइनस वन टू। देखो तो दो वेरिएबल हमारे पास है, कौन कौन सा वेरिएबल माना हमने, A1 माना और डी माना, दो वेरिएबल हमारे पास है। और इक्वेशन कितने हो गए, इक्वेशन फिर हमारे पास कितने इक्वेशन है, दो इक्वेशन। तो क्या इन दोनों इक्वेशन से फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हम A1 और D नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना तो आप लोग कर सकते हो। अगर A1 और D आ गया, सिंपल है, माइनस कर दो, देखो सिंपली आ रहा है, माइनस कर दो, A1 कट किया, D आ गया। और सिंपली अगर मान ले ये आपका TQ इक्वल टू बी था ना, सॉरी TQ इक्वल टू डी, तो ए माइनस कर देते, A1 आ गया, D आ गया, और फिर B की वैल्यू इसमें डाल दिए तो A1 आ गया, किसी एक में डाल दिया तो A1 और D आ गया, A1 और D आ गया। तो आपको प्रूफ क्या करने बोला, सम ऑफ P प्लस Q टर्म। तो नाउ आपको कैलकुलेट क्या करना है, सम ऑफ P प्लस Q टर्म्स। तो दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P प्लस Q बाई टू, दैट इज ट्वाइस A1 प्लस P प्लस Q माइनस वन इंटू डी। तो A1 और D की वैल्यू यहां डालेंगे, प्रूफ नहीं हो जाएगा। अब बताओ इसमें हमने क्या किया, ये भी क्वेश्चन आप लोग पूछते हो। तो सिंपल सिंपल है, दिमाग का यूज कीजिए, कॉमन सेंस लगाइए, प्रॉब्लम आपके पास। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 में किसी को कहीं भी कंफ्यूजन है तो मैं जिस स्पीड में जा रहा हूँ वो हमें लग रहा है कि सही है। अगर किसी को लग रहा है कि कुछ बातें नहीं समझ में आई तो आप वीडियो को फिर से रिप्ले करके देख लीजिए, क्योंकि इन सभी क्वेश्चन में ऑलरेडी मैंने टाइम दे रखा है। अब और यहाँ भी मैं उतना जरूर बता दे रहा हूँ कि आपको बात समझ में आ जाए, तो इसलिए अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगी बात। किसी को फिर भी कहीं कंफ्यूजन हो तो रिप्ले करके देख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, क्या दिक्कत है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखो फर्स्ट टर्म सिमिलर टाइप है, सेकेंड भी सॉल्व द इक्वेशन की बात है। 12 का फर्स्ट तो बना लीजिएगा, सेकेंड भी सॉल्व द इक्वेशन। तो 12 का सेकेंड में देखता हूँ, अगर बहुत लोगों को लगा हो इतना बड़ा इक्वेशन कहाँ से सॉल्व करें, तो देखो ये 12 का सेकेंड है, देखो क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस थ्री डॉट 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 प्लस एक्स प्लस दिया हुआ 28 इक्वल टू दिया हुआ 155। ये प्रॉब्लम, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री डॉट 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 एक्स प्लस 28 इक्वल टू 155। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखो गौर से देखो, ये सबका समीशन ही है ना। देखो एक्स कितनी बार है, कितना ब्रैकेट है, ये सोचो। देखो 1 से स्टार्ट हुआ है और 28 तक आता है, मतलब टोटल 28 ब्रैकेट है। तो सबसे पहले एक्स को एक साथ कर लो, सब एक्स को एक साथ कर लो, तो एक्स प्लस एक्स डॉट 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 लास्ट में क्या आ जाए एक्स। ये कितनी बार हो जाएगा, दिस इज 28 टाइम। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होगा। अब प्लस ये देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 कहाँ जाएंगे, डॉट 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 प्लस 28 इक्वल टू कितना होगा 155। 28 इक्वल टू 155। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो देखो यहाँ से क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 28x प्लस 1 से लेके 28 तक का अब बना लोगे ना, तो दिस इज इक्वल टू क्या होगा 28 इंटू 29 डिवाइड बाई 2। एपी का समेशन कंफ्यूज मत होना, ऐसे फॉर्मूला होता है सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, एपी से ही जनरेट होता है। क्या आगे दैट इज इक्वल टू कितना है 155। अब इसको सॉल्व करना, 14 है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, बना लीजिएगा। ठीक है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 28 का 2। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, 28 बोलते हैं 12 का 2। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। अब देखो इस तरह क्वेश्चन तो मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है, तो 13 इस तरह का पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस कर रखा है, डिफरेंट अप्रोच ही बता रखा है। तो मैंने जहां डिस्कशन किया है कृपया करके उसको एक बार फिर से देख लें, अगर नहीं बन रहा है तो बन गया तो अच्छी बात। ठीक है, तो 13 की तो बात वही है, डाउट बता रहा हूँ, तो जो बता रखा है उसमें कहीं जरूरत हो तो हिंट दे दूंगा, नहीं जरूरत हो तो क्या जरूरत टाइम वेस्ट करना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की मैं बात करता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या दिया है, the first term of an AP of consecutive integer is p square plus 1. The sum of 2p plus 1 term of this series can be expressed. मतलब ये समझा क्या कहा रहा है, first term of AP of consecutive integer is p square plus 1. The first term of an AP of consecutive integer is p square plus 1. Sum of 2p plus 1, यानी फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है p square plus 1। मतलब क्वेश्चन नंबर 14 में
T1 कितना दिया हुआ है, T1 इक्वल टू गिवन है पी स्क्वायर प्लस वन, T1 इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वन दिया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस वन। कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है, कंजिक्यूटिव इंटीजर मतलब लगातार इंटीजर, तो लगातार इंटीजर्स में कॉमन डिफरेंस क्या लेते हैं, सिंपल सा कॉमन सेंस, d इक्वल टू वन। तो कॉमन डिफरेंस मतलब d इक्वल टू क्या है, वन। तो आपको क्या बोल रहा है, सम ऑफ 2p प्लस वन, मतलब एस ऑफ 2p प्लस वन चाहिए। तो ये तो एपी की बात कर रहा है, तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, एन की जगह क्या है 2p प्लस वन, एन बाई टू, टू ए की जगह क्या लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस वन, टू ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह क्या है 2p प्लस वन, तो 2p प्लस वन माइनस वन इंटू डी, डी क्या है इंटू वन। तो ये आ गया सम ऑफ 2p प्लस वन, एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो दैट इज द फॉर्मूला। इतना तो आप समझ ही रहोगे कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा बन जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो ये देखो था सिंपल प्रॉब्लम, कैलकुलेशन अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फर्स्ट टर्म दिया हुआ था, फर्स्ट टर्म पी के टर्म में था, और सम ऑफ 2p प्लस वन टर्म दिया हुआ था, और कंजुगेटिव इंटीजर्स बोल रहा था। तो एपी है, एन की वैल्यू 2p प्लस वन है, क्योंकि सम ऑफ 2p प्लस वन टर्म दिया हुआ है। बस हमें कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि पहला टर्म है कॉमन डिफरेंस है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगा। समेशन का फॉर्मूला में यही तीन चीजें जरूरत होती है, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, तीनों कैलकुलेट हुआ, फॉर्मूला लगाया, आंसर आया। ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलो सब जरा 15 में थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चन, अब थोड़ा कुछ एक दो क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको थोड़ा कंसेप्चुअल बेस्ड होंगे। अभी तक तो जो बताया है उसी पे है, फटाफट वो काम होता जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सबसे पहले आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 सबको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 देखिए, तो 15 में देखो क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 15 में है A1 से लेकर A1 A2 A3 सब AP में, ठीक है। और इसमें 24 तक का A1 देखो, ये सबसे पहले क्या दिया हुआ देखना, मैं इसको इसी स्पेस पे यूज करता हूँ। गिवन क्या है A1 A2 A3 A4 A24 तक ले लेते, क्योंकि A24 तक लेते, ये सीक्वेंस किसमें AP मान लेते 24 टर्म, क्योंकि 24 टर्म्स तक का ही यूज इसमें किया। और गिवन क्या है, गिवन है A1 प्लस A5 प्लस A10 प्लस A15 प्लस A20 प्लस A24 इक्वल टू कितना है 225 दिया हुआ है, इक्वल टू 225 दिया हुआ। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है A1 से लेकर A24 तक का समीकरण, हमें कैलकुलेट क्या करना है A1 टू A24। अब आप सोचो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसमें दिमाग लगाइए, आप सोचिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। डेटा आपको दिख रहा है, डेटा सब आपको दिख रहा है कि करना क्या है, मतलब सीक्वेंस एपी में है। अब आप सोचो कि क्या हो, जरा सा दिमाग लगाइए, जरा सा आप तुरंत बन जाएगा। अगर ऐसे सोचोगे तो बोलोगे सर ऐसा कर, इसमें जनरल अप्रोच क्या लगता है आपके दिमाग में आएगा, सर ऐसा करते हैं ना, इतना दिन से तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं, यहाँ भी वही मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस डी, और सिंपली उसको एडजस्ट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। मतलब A1 को A मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस डी मान लेते हैं, और A और डी में रिलेशन आता है। आप सही जा रहे हो, बन तो वहां से जाएगा, मैं वहां से ही बना दूंगा, पर अगर प्रैक्टिस में नहीं है या उतना नहीं विजुअलाइज हो पाया तो मामला गड़बड़ हो सकता है। बोले सर दो वेरिएबल एक इक्वेशन है, कैसे सॉल्व होगा, आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, ये दिमाग आ सकती है, तो वहां से भी सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग यूज कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो। बट अभी हम ये बताना चाह रहे हैं कि मैं इसको अल्टरनेट अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूँ, बेस्ट अप्रोच यही है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। अगर आपको प्रॉपर्टीज याद होगा तो देखो सिंपली क्या है, अगर A1 से A24 तक, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट A24, ये आपका एपी में पूरा यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ। तो एपी का एक प्रॉपर्टी बताया था जो आपको याद होना चाहिए, क्या बताया था, सम ऑफ टर्म्स, याद करो क्या बोला था उसके बाद, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट, sum of terms equidistant from beginning and end are always constant। मतलब शुरुआत से और अंतिम से जो समीशन होगा वो सेकंड और सेकंड लास्ट, थर्ड और थर्ड लास्ट, फोर्थ और फोर्थ लास्ट, डॉट डॉट डॉट, तो समीशन ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो वही हम बात कर रहे हैं। तो देखो पहला टर्म शुरुआत से क्या है, A1 और A24 का समीशन क्या होगा, जो आपका समीशन होगा A2 और A इधर, तो सिंपली देखो, तो यहाँ से इससे दिख रहा है, तो नाउ तो हमें पता है, तो अब अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A1 प्लस A24 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A2 प्लस A23, ठीक है।
इक्वल टू डॉट डॉट, और A2 प्लस A23 तो नहीं चाहिए हमें, देखो A5 चाहिए। अगर शुरुआत से डॉट 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 में लिख लेता हूँ, अब जो जरूरत है वो लिखता हूँ। तो शुरुआत से अगर पांचवा टर्म लिया तो अंतिम से भी पांचवा टर्म, अंतिम से पांचवा टर्म क्या होगा, A20। तो क्या डॉट डॉट क्या लिख सकते, A5 प्लस A20। सिमिलरली अगर मैं डॉट 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 की बात करूं, सिमिलरली अगर शुरुआत से 10वां टर्म लिया तो अंतिम में कौन सा टर्म होगा, 15वां टर्म। A10 प्लस A15, मतलब दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या दिख रहा है, A1 प्लस ए, सब जो जरूरत था उसको अलग कर लिया, इक्वल टू A5 प्लस A20 इक्वल टू A10 प्लस A15। दिस इज रिलेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम 1 इसको उठा के इसमें डाल दी, तो देखो ये A1 प्लस A24, A5 प्लस A20, इस रिलेशन को इसमें डाला तो लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ A1 प्लस A24 इक्वल टू कितना आ गया, 225। तो दैट इम्प्लाइज दिख रहा है A1 प्लस A24 इक्वल टू क्या दिखा, 75 दिखा। दैट इज द वैल्यू ऑफ A1 प्लस A24। और हमें निकालना क्या है ना, हमें निकालना है S24 ना। तो S24 मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। A1 प्लस A24 कितना है, 17 है। तो 2 ये कितना हो गया, 12। तो क्या हो गया, दिस इज 12 गुना 75 विच इज इक्वल टू 9, 1284 12 पंचे 60, दैट इज इक्वल टू 9। आगे ना, तो आंसर मिला लो, देखो बन जाएगा। तो यही था आपका क्वेश्चन नंबर 15। मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया, बहुत ही सिंपल है, मैंने बोल दिया है, आप नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और फिर मैं आगे कंटिन्यू कर दूं। ओके, चलो ठीक है यहाँ तक। चलो 15 नंबर तो बन गया। क्वेश्चन नंबर 16 भी वही है। तो 1 और 100 के बीच में इंटीजर चाहिए, 2 और 5 डिविजन से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो गौर से। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में डिस्कस किया, इंटीरियर एंगल के बारे में बता करके। एपी का फॉर्म शुरुआत में ही जब एपी बताया था तो इस तरह क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, सेम ही क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया होगा, ये क्लास में डिस्कस है। तो 17 को कभी कोई डाउट में पूछना, तो किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो एक बार क्लास नोट्स पलट लेना, मिल जाएगा। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने इसमें वर्क किया है, बताया है। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, तो दिया हुआ है ना, कंसिडर एन एपी। ठीक है, गिवन है कंसिडर एन एपी, गिवन है कंसिडर एन एपी with first term a and the common difference d. Let sk denote the sum of first k terms, then and if skx by sx is independent of x, मतलब कोई एपीएस का फर्स्ट टर्म ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस डी मान लिया, और एस के मतलब सम ऑफ के टर्म, जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो बोल रहा है कि एस के एक्स बाय एस एक्स, एस के एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ के एक्स टर्म, एस एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ एक्स टर्म। इन दोनों का रेशियो बोल रहा है ना कि हमारा कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है। तो देखो हम क्या करें, तो देखो ना, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में है तो एस के एक्स बाय एस एक्स, इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। एस के एक्स तो क्या लिख सकते हैं, के एक्स बाई 2 ट्वाइस ए प्लस के एक्स माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और एस एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई 2 ट्वाइस ए प्लस एक्स माइनस 1 इंटू डी। एस एक्स को एक्स बाई 2, तो ये आ गया। देखो इसको कैंसिल पहले करते हैं, तो देखो ये तो एक्स इंडिपेंडेंट आ गया, तो लिख सकता हूँ के टाइम्स ऑफ, ये आ गया ट्वाइस ए माइनस डी प्लस के एक्स डी, और यहाँ क्या लिख सकता हूँ डिनोमिनेटर में, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ए माइनस डी प्लस एक्स डी। ठीक है, अब आते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सुनना। प्रॉब्लम ये कह रहा है कि दिस
रेशियो, मतलब दिस रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। प्रॉब्लम ये कह रहा है दिस रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अगर ये रेशियो एक्स से इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा? तो ऑप्शन मतलब या एक्स का टर्म नहीं होना चाहिए, एक्स कैंसिल होना चाहिए। तो ठीक है, एक तरीका बेस्ट है कि अभी ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव स्टाइल से बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव स्टाइल क्या बनाते हैं? तो ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन में देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। समझे? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर वन, तो ऑप्शन ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर वन की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर वन में जब a इक्वल टू डी बाई टू, मतलब ट्वाइस ए इक्वल टू क्या है डी, तो देन आप देखो क्या आ रहा है, एस के एक्स बाय एस एक्स क्या इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ रहा है? अगर एस के एक्स बाय एस एक्स देखें तो ट्वाइस ए इक्वल टू डी आ गया, ये जीरो, तो क्या आ जाएगा के टाइम्स ऑफ के एक्स डी, और दिस इज द एक्स डी। तो देखो एक्स डी कैंसिल, दैट इज इक्वल टू के स्क्वायर, मतलब दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर वन इज द राइट है। ठीक है, वही इसी तरह ऑप्शन नंबर एक सिंगल करेक्ट हो तो एक से ही चेक हो गया, उसी तरह सेकंड थर्ड फोर्थ आप चेक कर लेना, और आप चेक कर लेना कि सेकंड थर्ड फोर्थ के अगर मल्टीपल करेक्ट होगा तो तब चेक करना होगा। मेरा पहले से ही काम चल गया। मतलब आपको ये देखना है कि ये रेशियो एक्स से इंडिपेंडेंट है, तो चार ऑप्शन पुट करके देख लो कौन इंडिपेंडेंट, आसानी से बन जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन में 18। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 19 देखें, तब 19 की तरफ देखिएगा क्या दिया हुआ है, x belongs to R, this forms an AP, then A must lie in the interval। ये एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट पे बेस्ड है जो AM और GM पे बेस्ड। कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल AM और GM पे इनइक्वालिटी में बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, मैंने बताया नहीं है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पर मैंने बताया नहीं इसलिए मैं इसको नहीं डिस्कस करूंगा, जब बताऊंगा तो एक लाइन में आप खुद ही बना दो, इसलिए ये क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूँ। 20 नंबर का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। तो 20 पाता हूँ, एपी इसके बाद खत्म होगा, इसके बाद मैं जीपी का डाउट को देखूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 20 को क्या दिया हुआ, फॉर्म द एपी गिवन बाय a1 a2 डॉट डॉट an, द इक्वेशन सेटिस्फाइड आर। तो इसमें ऐसा क्या है जो आपको नहीं समझ में आएगा? ऑब्जेक्टिव मेथड से बनाओगे ना, देखो सब में a1 a2 a3 a4 यूज किया है, तो कोई भी एक एपी मान लो, नहीं मानना है, a1 को a मान लो, a2 a प्लस डी, a3 a प्लस 2d, चारों चारों ऑप्शन एक एक करके चेक कर लो कि किसमें सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो गया ठीक है। तो ये तो ऑप्शन चेक करने वाली बात है, इसमें कुछ करना कहाँ है, बस सब नंबर सारे जो टर्म्स उसको रखते चलो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा दैट इज आंसर। एक बेस्ट अप्रोच है कि एपी मान लो, 1 2 3 4 5 मान लो, A1 1 A2 2 A3 3 A4 4 A5 A5 5, उस तरह से पुट करके देख लो कि कौन सा ऑप्शन उसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव मेथड है। जनरल मेथड से बनाओगे A1 इक्वल टू ए, A2 इक्वल टू ए प्लस डी, A3 इक्वल टू ए प्लस 2d करके आपको बनाना होगा। ये मैं लिख नहीं रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। तो बेटर होगा कि इस तरह के क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मेथड कुछ एक सीक्वेंस मान लो जो एपी में है, और उसको आप खुद से चेक कर लो कि सेटिस्फाई किया कि नहीं किया। तो बना लेना 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपी का डाउट ऑफ एपी। तो चलो पहले इसको आप नोट कर लो, फिर मैं जीपी के डाउट्स को स्टार्ट करूंगा और फिर देखता हूं कि क्या क्या डिस्कस करें। जीपी देखते हैं। ठीक है, तो जीपी के कुछ प्रॉब्लम सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 की बात करें, सबको दिख रहा होगा, द फोर्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 8 एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज व्हाट। तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में, A4 इक्वल टू 8, मतलब इसके अकॉर्डिंग ए आर क्यूब दिया हुआ है। ए क्या होगा, ए आ जाता है, ए हो गया फर्स्ट टर्म, ये सब माना हुआ है, और आर क्या हो गया, कॉमन, आर इज कॉमन रेशियो, आर आ गया कॉमन रेशियो। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगा। ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो। तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स बोला है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट नाउ, तो हमें निकालना है क्या, A1 इंटू A2 इंटू A3 A4 A5 A6 इंटू A7, दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते, ए आर स्क्वायर
ए आर क्यूब, ए आर टू द पावर 4, ए आर टू द पावर 5, ए आर टू द पावर 6। तो दैट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए टू द पावर 7 इंटू आर टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो 1 से लेकर 6 तक का समेशन क्या होगा, तो दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 7/2, तो 21 आ गया। तो दैट इज ए टू दी पावर 7 इंटू आर टू दी पावर 21। 6 5 11 4 15 3 18 तो 20 21। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ए क्यू सॉरी ए आर क्यूब टू दी पावर 7, ए आर क्यूब टू दी पावर 7, और यही ना कैलकुलेट करना है। तो ए आर क्यूब की वैल्यू कितना है, ये 8 है ना, दैट इज इक्वल टू 8 टू दी पावर 7 में लिख सकते हो। यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें डाल दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। नहीं बन जाएगा ये क्वेश्चन, मतलब जो डेटा ऐसे तो बोलोगे तो सर 2 वेरिएबल था, एक इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों वेरिएबल कैलकुलेट कैसे होगा, तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट उसका यूज कर लेना है, जस्ट ये दिमाग लगाना था आपको। समझ रहे मेरी बात। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। चलो 22 भी देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या दिया हुआ है, द थर्ड टर्म ऑफ ए जीपी इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म, द सेकेंड टर्म इज 8, फाइंड इट्स सिक्स टर्म। तो गिवन क्या है, गिवन डेटा है थर्ड टर्म T3 इक्वल टू क्या गिवन है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट टर्म T3 इक्वल टू T1 स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट। और क्या दिया हुआ है, सेकेंड टर्म 8 एंड T2 इक्वल टू 8। सबसे पहले हमने माना कि लेट, तो इसको चलो या लेट क्या करना, ए आर इक्वल टू कितना दिया 8, ए यहाँ पे सिस्टर क्या है, फर्स्ट टर्म माना है फर्स्ट टर्म, और आर क्या है, कॉमन रेशियो। फिर से वही बात है, तो देखो ए एक रिलेशन यहाँ से जनरेट है ए आर, और आपको कैलकुलेट करना फाइंड द सिक्स टर्म। तो मतलब 2 वेरिएबल हमने माना है, लेट फर्स्ट टर्म ए कॉमन रेशियो आर, एक रिलेशन यहाँ दिखेगा, दूसरा रिलेशन यहाँ से नहीं दिखेगा, ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो दूसरा रिलेशन यहाँ से नहीं आ गया, 2 रिलेशन फ्रॉम 1 एंड 2, ए और आर की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, आर इक्वल टू आर, ए और आर की वैल्यू आ गई, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको 6 नहीं बताना, ए 6 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए आर टू दी पावर 5। ए भी पता है आर भी पता है, तो ए 6 आ गया, ए आर टू दी पावर 5। तो बना लीजिएगा 22 आसानी से आपका सॉल्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखे दिया हुआ है, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स इज 216 and sum of their products of them pair is 156, find the number, sum of the products of them in pairs is, मतलब pairs मतलब क्या दिया हुआ है, 3 नंबर से जीपी, 3 नंबर जीपी में है, मतलब देखो A1 A2, क्वेश्चन नंबर 23 तुमको मैं हिंट दे रहा हूँ, बना नहीं रहा हूँ। यहाँ क्या दिया हुआ, मान लिया A1 A2 और A3 किस में आ गया, ये सीक्वेंस जीपी में, ये सीक्वेंस जीपी में। गिवन क्या है, कंट्रोल प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर से जीपी इज 216, तो 3 नंबर जो जीपी में कंट्रोल प्रोडक्ट कितना है 216, मतलब एंड द सम ऑफ देयर प्रोडक्ट A1 A2 और A3 इक्वल टू 216, ये पहला रिलेशन है। और दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है, दूसरा रिलेशन है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ देम इन पेयर्स, मतलब A1 पेयर्स मतलब 2 का पेयर बनाए, A1 का एक और पेयर बनेगा A1 A3, और एक और पेयर बनेगा A2 A3, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 156, दिस इज रिलेशन नंबर 2। तो देखो 2 रिलेशन दिया हुआ है, अब वेरिएबल इसमें क्या मानने होगा, तो 2 ही वेरिएबल मानेंगे ना, फर्स्ट का मानेंगे A, कॉमन रेशियो मानेंगे R, तो 2 रिलेशन आ जाएगा A और R में, A आर स्क्वायर, सिमिलरली ए आर में रिलेशन आ जाएगा। तो मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म A, फर्स्ट टर्म मतलब A1 इक्वल टू A मान लेंगे एंड कॉमन रेशियो इक्वल टू R। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या पुट करने के बाद आपको A का भी वैल्यू आ जाएगा और R का भी वैल्यू आ जाएगा, तो उसका जो भी मांगेगा जीपी का सब तो बन ही गया ना, क्या बचा, बन जाना चाहिए, उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद आप बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 सेम सिंपल ही है, 24 25 26। चलो 24 में देख लेता हूँ, इसका भी हिंट दे देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 24, सब एक क्वेश्चन रीडिंग दीजिए, देखो क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 24। तो एक बार क्वेश्चन आप रीडिंग कीजिए, देखिए कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो 24 दिया हुआ ना, इफ द पीएच क्यूएच आरएच टर्म्स ऑफ ए जीपी बी ए बी सी रेस्पेक्टिवली, तो प्रूव दैट ए टू द पावर यानी पीएच क्यूएच और आरएच टर्म मतलब टीपी इक्वल टू ए, टी क्यू इक्वल टू बी और टी आर इक्वल टू सी। पीएच टर्म ए, क्यूएच टर्म बी और आरएच टर्म क्या हो गया सी, ठीक है, रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट दिस इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, लेट फर्स्ट टर्म को हम यहाँ ए तो नहीं मान सकते, कॉमन रेशियो आर नहीं मान सकते, इधर मैं मानता हूँ लेट ए वन टी वन, इसको टी के फॉर्म लगेगा तो टी वन इक्वल टू ए वन मान लिया एंड कॉमन रेशियो को मैंने लैम्डा मान लिया, ठीक है, कॉमन रेशियो को लैम्डा मान लिया। तो चलो ठीक है, तो टी वन इक्वल टू फर्स्ट टर्म या फिर फर्स्ट टर्म, चलो फर्स्ट टर्म को टी वन मान लेते हैं, टी के टर्म माना तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू टी वन। तो ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं टी वन पी एच टर्म है ना, लैम्डा टू द पावर पी माइनस वन। बी को क्या लिख सकते हैं टी वन लैम्डा टू द पावर क्यू माइनस वन। सी को क्या लिख सकते हैं टी वन लैम्डा टू द पावर आर माइनस वन। ये थ्री इक्वेशन, T1 lambda to P minus 1, T1 lambda to the power Q minus 1, T1 lambda to the power R minus 1. This is the value of A, B, C जो दिया हुआ है, PS, QS और RS टर्म दिया हुआ है ना, GP, B, A, B से रेस्पेक्टिवली। अब देखो कह क्या रहा है, कह यही रहा है ना, A to the power नाउ कह रहा है कि LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS हमारा क्या दिया हुआ, A to the power Q minus R, देखना into b to the power r minus p into c to the power p minus q। इसको कैलकुलेट करना, a to the power q minus r, b to the power r minus p, c to the power p minus q की वैल्यू। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ b और वैल्यू ऑफ c उठा के यहाँ से इसमें डाल दो। तो दैट इम्प्लाइज, देखो a की वैल्यू डाले तो t1, ठीक है, लैम्डा टू दी पावर p माइनस वन, टू दी पावर क्या आ गया q माइनस आर, ठीक है। b की वैल्यू डाले t1 लैम्डा टू दी पावर q माइनस वन और टू दी पावर क्या हो r माइनस p। c की वैल्यू क्या आ गई t1 लैम्डा टू दी पावर r माइनस वन टू दी पावर r माइनस वन और टू दी पावर क्या आ गया p माइनस q। अब देखना इसमें क्या होगा, तो इसमें सबसे पहले देखो t1 वाला टर्म उड़ा दिया, तो देखो t1 p माइनस क्यू माइनस आर मल्टीप्लाई करके मैं एक स्टेप में लिख देता हूँ, सबका पावर समेशन हो जाएगा, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू इंटू लैम्डा, ये आ गया पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी प्लस क्या आ गया आर माइनस वन इंटू पी माइनस। ये सारा चीज कैलकुलेट करोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, टी टू दी पावर जीरो इंटू लैम्डा टू दी पावर जीरो। ये कैलकुलेशन आप सब कट जाएगा, कैंसिल कट जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो कैलकुलेशन इसके बाद आप कर लीजिएगा, समझे ना। ये नहीं कि मैंने एक लाइन नहीं लिखा तो सर कहाँ से है, ये तो सब कैंसिल हो ही गया, ये तो देख लो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सब फिर से कैंसिल होगा, पावर जीरो ही रह जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट जीरो लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया आरएचएस जो आपका प्रूफ है ना, सिंपल। मतलब किया क्या हमने, बस फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मान के जो रिजल्ट गिवन था उसको जनरेट कर लिया और जो प्रूफ करना था उसका एलएचएस उठा के कैलकुलेशन स्टार्ट कर, आगे कैलकुलेशन करते गए, आंसर आ गया, बन गया ना। देखो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बना रखे हो, मैं मेरे दिमाग में फिर से एक बात आई कि मुझे पता है कि बहुत सारे लोग बना रखे हो, तो जिसने बना रखे हो उसके लिए इक्का दुक्का क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, वो उसके लिए ये लेक्चर उतना ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। पर मुझे ओवरऑल क्राउड को देखना था, जो बना रखे हो एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके सारी चीजें देख लेना, तो मैं सीक्वेंस सिस्टमेटिकली क्वेश्चन सॉल्व कर रखा हूँ। जो बना रखे हो फास्ट फॉरवर्ड कर करके एक बार देख लेना कि आपका जो डाउटफुल क्वेश्चन है वो डिस्कस किया है कि नहीं। वैसे मेरा एक सजेशन है कि अगर आप लोग बना भी रखो एक बार देख लोगे तो कोई बुराई नहीं है, आराम से देख लो, इसी बहाने कहीं को कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो जैसी आपकी मर्जी, बट जो नहीं बनाया उसके लिए तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है। तो इसका लाइक जो नहीं बनाया हो इसके बाद ये कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि सर नहीं बना
सर ये बता दीजिए, सारी चीजें मैंने बता दिया। अब आप उसको कंप्लीट करके फिनिश करो, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैं नेक्स्ट जो पार्ट डिस्कशन करूंगा डाउट के बाद, वो समेशन ऑफ सीरीज, उसके बाद आपका इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। तो इनइक्वालिटी समेशन बहुत जल्दी ये हो जाएगा, और फिर मैं ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करूंगा। आपको पता ही है नेक्स्ट सेक्स में कुछ ना कुछ तो पार्ट ट्रिगोनोमेट्री का आएगा ही आएगा, और वो आपका स्टार्ट बहुत जल्दी ही आपका ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट होने वाला है। तो अब जो अपने बनाने के स्पीड को थोड़ा अब बढ़ाओ, काफी आराम से काफी चीज चल गई, अब थोड़ा बढ़ाइए। अब जो बचा कुचा जो बैकलॉग आप लोग आराम से बनाए थे, तो बैकलॉग जो जिसका जनरेट हो गया उसको खत्म करके अपने आप को सेव करो कि आगे आपका लोड ना पड़े। ठीक है, चलो इसको नोट करो, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, मेरा ही सजेशन है। ओके, हटाता हूँ। ठीक है, चल 24 तक तो हो ही गया, 25 भी बन ही जाएगा, सीक्वेंस जीपी में है, एबीसी निकालना है। ठीक है, और 26 भी सिमिलर टाइप प्रॉब्लम है। 26 क्या कह रहा है, एबीसी आर इन एपी, एक्सवाइजेड आर इन जीपी, देन सो दैट इतना। तो एपी जीपी का आंसर पता है तो सीधे दोनों का रिजल्ट लिख करके एलएचएस कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिएगा, बन जाएगा। मैंने क्या कहा, एपी का आंसर पता है, जीपी का आंसर पता है, दोनों को यूज कीजिएगा, तो एलएचएस को सिंप्लीफाई करते जाइएगा, उस कंसेप्ट को यूज करते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, बन जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन 27 सिमिलर टाइप प्रॉब्लम मैंने डिस्कस करने, 27 डिस्कस नहीं किया, मैं हिंट दे रहा हूँ। 27 देखो क्या दिया है, सम ऑफ थ्री नंबर्स विच आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी इज 21। मतलब क्या गिवन है, A1 A2 A3, ये आपका किस में है, एपी में। तो क्या दिया हुआ इसका, A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू क्या दिया हुआ, 21। अब नाउ क्या दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म इज सेकंड टर्म इज रिड्यूस्ड बाय 1 एंड थर्ड टर्म इज इंक्रीज बाय 1, वी ऑब्टेन थ्री कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ जीपी। तो फर्स्ट टर्म को A1 रह दिया, सेकंड टर्म रिड्यूस्ड बाय 1 तो A2 माइनस 1, और थर्ड टर्म इंक्रीज बाय 1 A3 प्लस 1। अब ये किस में आ गया, तो अब ये सीक्वेंस आ गया जीपी में। अब ये सीक्वेंस जीपी में है, तो फाइंड द नंबर, तो बन नहीं जाएगा, बन नहीं जाएगा। सबसे पहले यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया ये पहला रिलेशन, ये फर्स्ट रिलेशन। अगर ये जीपी में है तो क्या लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो, A1 इंटू A3 प्लस 1, ये दूसरा। तो क्या करना है, लेट फर्स्ट टर्म, लेट A1 इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या मान लिया, D। तो A1 और A और D का रिलेशन, पहला रिलेशन यहाँ से और दूसरा रिलेशन यहाँ से। तो फ्रॉम 1 एंड 2 दो वेरिएबल है, A और D का टर्म रिलेशन जनरेट करके, A1 A है, A2 A प्लस D है, A3 A प्लस 2D है, सबको पुट करके A और D में दो रिलेशन जनरेट हो गया। और दोनों रिलेशन से आप A की वैल्यू नहीं निकालोगे, पहले से A आया, दूसरे से पहले दूसरे दोनों से कौन सा वैल्यू आ गया, A भी आ गया और D भी आ गया, बन जाएगा। ओके, चल तो ये तो हो गया आपका, ठीक है, मैंने हैंड दे दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, PHQ आर टर्म्स ऑफ एपी आर इन जीपी, सिंपल तो है, बना लेना। 29 सेम प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस किया है। 30 हमें लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए, एबीसीडी आर इन जीपी, कोई दिक्कत नहीं है, जीपी में है तो कॉमन रेशियो आर मान लो, बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू ए आर क्यू। बस अब जो जीपी में प्रूव करने आया सबको पुट करके चेक कर लो कि रेशियो कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले जो जीपी में दिया उसमें रिजल्ट जनरेट करके जो प्रूव करना है उसमें पुट करके देख लो कि कॉमन रेशियो कांस्टेंट है या नहीं। मैंने जो भी कहा आपको बात समझ में आई होगी तो बना जाओगे। पहला टर्म ए दिया हुआ है, कॉमन रेशियो आर मान लो, तो बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर, डी इक्वल टू ए आर क्यूब आ गया। अब ये पूछ रहा है कि ये सीक्वेंस, ये देखो ये सीक्वेंस जीपी में है, ये हो गया पहला टर्म, ये हो दूसरा टर्म, ये हो तीसरा टर्म, दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस प्रूव करना है।
तो पहले दिस बाय दिस कैलकुलेट करेंगे और सबकी वैल्यू पुट कर देंगे ए और आर में, फिर दिस बाय दिस पुट कर देंगे तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे ए और आर में, दोनों रेशियो देखेंगे सेम आ गया तो बस क्या हो गया कि एक जीपी में है, नहीं तो जीपी में नहीं, तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो 30 हो गया। 31 की मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 31। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31, ये कौन सा नंबर था, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27, ये 27, 27। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे आता है, 31। ठीक है, तो 31 दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज। तो देखो क्वेश्चन क्या है, x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस दूसरा क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है, एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्लियर है, इसके बाद का अलग क्या होगा, एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4। ये डॉट डॉट कहाँ तक गया है समेशन, ये समेशन गया है अप टू एन टर्म्स, ये समेशन गया है अप टू एन टर्म्स। अब देखो इसमें समेशन निकालना है, अगर इसका समेशन मुझे निकालना है तो आप एक बार गौर से देखिए, एक्स 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 वाला टर्म, सबसे पहले सीरीज को दो पार्ट में ब्रेक करो। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर निकला है, एक्स टू दी पावर 4 या एक्स टू दी पावर 6, तो एक्स में दिख रहा है जीपी है, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स टू दी पावर 6 डॉट डॉट डॉट, ये आ गया। इसमें कितने टर्म्स हो गए, इसमें हो गए टोटल एन टर्म्स, तो जीपी का एन टर्म्स का समेशन आ जाएगा। अब प्लस एक्स वाई को अलग कर लो, तो देखो क्या आ गया, एक्स वाई प्लस एक्स वाई होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई होल क्यूब डॉट 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 अप टू, इसमें भी कितने टर्म्स हो गए, तो इसमें टोटल एन टर्म्स। तो ये भी जीपी में है और ये भी जीपी में है, तो जीपी का समेशन दोनों इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, नहीं होगा, बन जाना चाहिए, बना लो। 31 हो गया, जीपी में तो काफी क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करता हूँ, फिर पार्ट 2 में बचे हुए क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा। तो चलो एक क्वेश्चन और मैं डिस्कस करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 में आता है, क्वेश्चन नंबर 32 32 32 देखना क्या दिया है, ठीक है ना। फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। देखो क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 32 का 1 सॉल्व, 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब डॉट डॉट डॉट, यही है। अब आपके दिमाग में आया कि आखिर हो क्या रहा है, इसका समेशन तो कुछ हो दिख ही नहीं रहा। तो देखो ये प्रॉब्लम जो है, मैं जब समेशन ऑफ स्पेशल सीरीज बताऊंगा ना, तो वहां इस तरह प्रॉब्लम को मैं आपको डिस्कशन करूंगा, ये उस तरह प्रॉब्लम से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पर एक मेथड और है, वहां पर मैं इसका जनरल टर्म पहले एनएस टर्म डिवाइड करके सीधे सिग्मा प्रॉपर्टी यूज करूंगा। अब आप बोलोगे सर सिग्मा क्या है, क्या है इसकी प्रॉपर्टी, तो मैं उसके बारे में आपको डिस्कशन करूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी पहले इसको एक अल्टरनेट मेथड से ट्राई करते हैं। अल्टरनेट मेथड में मैं हिंट दे रहा हूँ और सोचना, हिंट के मैं बना ही दे रहा हूँ। तो मान लो ये है, इसको मान लिया एस, एस ही में कैलकुलेट करना है, एस देखो कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे। ओके सर ये आपको गिवन नहीं है कि कहाँ तक है, सम ऑफ एन टर्म्स तक बोल रहा है, डॉट डॉट एन टर्म्स तक बोल रहा है, सॉरी एन टर्म्स तक बोल रहा है, तो मतलब एस एन की बात करो। तो देखो एस एन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इन सबों को थोड़ा सा दिमाग लाएंगे तो बन जाएगा। आप सोचो क्या करें, एक फॉर्मूला जनरेट हो गया, वो थोड़ा फुटशॉट वाला फॉर्म है, मैंने इसको एडजस्ट करके डायरेक्ट सीरीज में कन्वर्ट कर दी। देखो क्या है, अगर इस वाले सीरीज को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स कर दें, तो देखो क्या होगा बेनिफिट, एस एन इक्वल टू आ गया 1 बाय 1 माइनस एक्स, पहला टर्म क्या आ गया 1 माइनस एक्स, दूसरा टर्म क्या आ गया 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, तो क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या आ गया 1 माइनस एक्स इंटू दिस, तो क्या आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब, ये क्या आ गया 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4 और डॉट 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 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। ये 1 माइनस एक्स, 1 माइनस सेकंड टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, 1 माइनस एक्स टू दी पावर 4, तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा 1 माइनस एक्स टू दी पावर एन।
ये हमने किया मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स, ये इसमें ट्रिक था। ठीक है, ये फॉर्मूला, इतना तो फॉर्मूला आप पढ़े होगे पास में, तो आपको दिमाग में रहा, हाँ सर ऐसा पढ़ा हो, तो बस वही चीज है। सिमिलरली आगे के लिए बात होगी। और ये आ गया एस एन को हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 माइनस एक्स कर दिया। अब इसको ब्रेक कर दो, तो देखो 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 एन टाइम्स, ये आ गया 1 को अलग कर लिया, माइनस क्या हो गया एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4 डॉट 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 कहाँ पे चले गए, डॉट 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 एक्स टू दी पावर एन। ये आ गया, बन जाएगा, हो जाएगा ना, बन जाना चाहिए, सिंपल है ना। एन आ गया और ये जीटी का समीकरण है, तो बना लीजिएगा इसको, मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी। तो ये हो गया, ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन मुझे जीपी में और एचपी के कुछ क्वेश्चन मुझे और डिस्कशन करने हैं। तो मैं इसको पार्ट 2 में डिस्कशन करूंगा, पार्ट 1 आज यही है, पार्ट 3 जस्ट दोनों लेक्चर तो आपके साथ ही आया है, और दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 आपको कंटिन्यूस आएगा, तो दोनों आप देख के ही आप चैन लेना, क्योंकि इसके बाद आपका डाउट सारा चीज क्लियर हो जाएगा पाँच। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो, फिर पार्ट 2 स्टार्ट करो।